गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। शहर में स्थित कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल श्रेय अस्पताल में आग लगी और आग सुबह 3:15 में आईसीयू में लगी। देखते ही देखते आग ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया और इसकी चपेट में आकर 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल हो गया। श्रेय अस्पताल की ओर से तड़के 3:22 पर दमकल विभाग को फोन किया गया और इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 4:20 पर आग पर काबू पाया। आग जब लगी उसी समय आईसीयू में 10 कोरोना मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे और इसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में अरविंद भावसार, नवीन लाल शाह, लीलावती शाह, आयशाबेन तिरमीश, मनुभाई रामी, ज्योति सिंधी, नरेंद्र शाह और आरिफ मंसूर शामिल हैं। जान गंवाने वाले इन 8 लोगों का श्रेय अस्पताल में इलाज चल रहा था। फिलहाल बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और साथ ही जांच के लिए फोरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंच गई। वहीं इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम भी श्रेय अस्पताल पहुंच गई है और आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। हालांकि फोरेंसिक विभाग की टीम जांच करेगी कि आग कैसे लगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। बुधवार शाम को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना इस्तीफा दे दिया था और अब गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। बता दें कि 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का 1 साल पूरा हुआ है और इस बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई थी और मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं मुर्मू के इस्तीफे के बाद अब मनोज सिन्हा को नए एलजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मतलब साफ है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के उच्चस्थ पद पर राजनीतिक एंट्री हुई है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था तब सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल थे, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो अधिकारी जीसी मुर्मू को भेजा गया और जीसी मुर्मू की गिनती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास अधिकारियों में होती है। वहीं बता दें कि मनोज सिन्हा पूर्व में गाजीपुर से सांसद रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे, जिसे एक बड़ा झटका माना गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा मंत्री रह चुके हैं और उनके पास रेलवे के राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री का कार्यभार था। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी तब मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे। राजस्थान में सियासी टकराव जारी है और कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट अभी भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगाते रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली चली गई। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जयपुर से गायब दिखी और राजनीतिक उठापटक के बीच वसुंधरा राजे जयपुर में न होकर धौलपुर में थी, जिसके कारण कई सवाल भी उठे और लोगों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। बता दें कि जयपुर में हुए सियासी ड्रामे के दौरान कहीं भी वसुंधरा राजे नहीं दिखी। ऐसे में अब वसुंधरा राजे दिल्ली गई हैं और बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं और वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, उनसे टक्कर लेने के चक्कर में राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए सब हो रहा है। वसुंधरा जी का पता नहीं है कि आजकल वो कहां है। राजस्थान में लॉकडाउन से ठप हो गए पर्यटन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही नई पर्यटन नीति लाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नई पर्यटन नीति में कोरोना की महामारी के कारण संकट में घिरे पर्यटन से जुड़े व्यवसाय को राहत दी जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 अगस्त को इस संबंध में एक बयान भी जारी किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजस्थान पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है और इससे प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है। पर्यटन
गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में करीब 20 साल बाद लाई जा रही इस पर्यटन नीति से कोविड-19 के कारण संकट का सामना कर रहे पर्यटन क्षेत्र को पटरी पर लाने की मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने साथ ही मेलों और उत्सव को राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा है कि इनसे अधिक देसी विदेशी पर्यटक जुड़ सकें और इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़ बूंदी उत्सव समेत अन्य मेलों और उत्सवों की नई सिरे से ब्रांडिंग की जाए और इनमें नई सोच के साथ ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे पर्यटक आकर्षित हों। मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई जगहों पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है और दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जल भराव हो गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि हाल ही में मुंबई के लोगों को निसर्ग चक्रवात ने परेशानी में डाला। इधर मुंबई की मस्जिद और भाईखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण फंस गई और सीएसटी ने करजत जाने वाले कई यात्रियों को रेलवे कर्मचारियों ने बचाया है। और इधर कोलबा क्षेत्र में 12 घंटे में 293.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो दक्षिण मुंबई के लोगों ने 40 साल बाद अगस्त के महीने में देखी है। और कोलाबा में हवा की रफ्तार 106 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वहीं इसके अलावा 6 स्थानों पर दीवार और मकान गिरने का मामला भी सामने आया है, जबकि 141 स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायतें आई हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। सीएसएमटी से कुर्ला और सीएसएमटी से वाशी के बीच हार्बर लाइन बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद स्थिति की समीक्षा की। इधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आंधी और तेज बारिश की आशंका बनी हुई है, बिना जरूरत के घरों से बाहर न निकले। और बता दें कि कोंकण में लगातार हो रही बारिश से 4 नदियां उफान पर हैं। रायगढ़ के मान गांव की सावित्री नदी 2 मीटर के ऊपर बह रही है और काल नदी उफान पर होने से 86 गांव वाले फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं इसके अलावा मुंबई गोवा हाईवे पर कई जगह यातायात पर असर हुआ है। ट्रैफिक का खोलाड टोल के आगे भीरा नाके से डाइवर्ट किया गया है और महाड दापोली मार्ग पर पुला गांव के पास सड़क पर चट्टान का मलबा गिरा है। मलबा हटाने का काम जारी है और इधर लगातार हो रही बारिश से बढ़े खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें। बिहार में पिछले 24 घंटे में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है और कई जिलों में बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में कई जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बता दें कि बिहार में बाढ़ से अब तक 14 जिले और तकरीबन 60 लाख की आबादी प्रभावित है। वहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 31 टीमें तैनात हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दरभंगा जिले का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। और दरभंगा में नीतीश कुमार ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मखनाई में स्थित आपदा राहत शिविर और सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। नीतीश ने आपदा राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत की है और उन्हें वहां पर उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों को बिस्किट भी वितरित किए और इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आपदा राहत शिविर में रह रहे सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट जरूर करवाया जाए। वहीं दरभंगा में बाढ़ राहत शिविर के निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार चंपारण, तटबंध और गोपालगंज जिलों में भी गए। सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अब तक बिहार में बारिश सामान्य से 41% दर्ज की गई है। सुशांत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम होती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक तो सिर्फ बिहार पुलिस ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही थी। अब ईडी ने भी एक्ट्रेस से पूछताछ करने का फैसला किया और बताया जा रहा है कि रिया फरार चल रही है। लेकिन
अब मिल रही खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट प्राइम रोज लौट आई हैं। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ दिनों से किसी गुप्त जगह पर रह रही थी और ऐसे में 7 अगस्त को रिया ईडी की पूछताछ में भी शामिल हो सकती हैं। इस सिलसिले में ईडी का समन उन्हें पहले ही जा चुका है। वहीं उधर रिया चक्रवर्ती के रवैये से बिहार पुलिस खासा नाराज नजर आई और पुलिस रिया से संपर्क नहीं साध पा रही है और उनका फोन तक नहीं लग पा रहा है और ऐसे में पुलिस से सवाल कर रही है कि वो जांच करें तो कैसे करें। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तो यहां तक कहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मामले में फरार हैं और रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के संपर्क में हो सकती हैं, लेकिन पटना पुलिस के संपर्क में नहीं है। हम उनकी तलाश कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर की नींव रख दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में मंदिर की पहली ईंट रखी और इसके साथ ही देश में जश्न का दौर भी शुरू हो गया। कहीं लड्डू बांटे गए तो कहीं दीप जलाकर इसे उत्सव के तौर पर मनाया गया। इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस ऐतिहासिक कदम को लेकर के खुशी है। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने राम मंदिर भूमि पूजन को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। दानिश कनेरिया ने ट्वीट कर लिखा है कि आज दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और हम सुरक्षित हैं और किसी को भी हमारे धार्मिक विश्वासों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जीवन हमें एकता और भाईचारा सिखाता है। जय श्री राम। वहीं जय श्री राम कहते हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि भगवान राम की सुंदरता उनके चरित्र में निहित है और उनके नाम में नहीं। प्रभु श्री राम जीत के प्रतीक हैं और आज दुनिया भर में खुशी की लहर है। ये बहुत ही संतोष का क्षण है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और वहीं अगर बीते दिन की बात की जाए तो देश में एक दिन में 56,626 नए मामले सामने आए, जबकि 919 लोगों की मौत हो गई और इस तरह अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 19,63,239 को पार कर गई है, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा 40,739 को पार कर गया। वहीं इसके अलावा देश में एक दिन में 45,540 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 13,27,200 पर पहुंच गया है। हालांकि देश में अभी भी 5,44,850 एक्टिव केस हैं और एक्टिव केस और कुल केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर अमेरिका और ब्राजील हैं। हालांकि नए मरीजों की बात अगर की जाए तो अब अमेरिका और ब्राजील से ज़्यादा नए केस भारत में आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा अगर राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक दिन में 10,309 नए केस सामने आए हैं, जबकि 334 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा एक दिन में 6,165 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,68,265 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,45,961 हो गए हैं। इसके अलावा मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 16,476 पर पहुँच गया है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,175 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 112 लोगों की मौत हो गई है और नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,73,460 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की कुल संख्या 4,461 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 24 घंटे में 6,031 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 54,184 एक्टिव केस। वहीं इसी तरह आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 10,128 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल कोरोना केस 1,86,461 हैं, जबकि 1,681 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं और राज्य में एक दिन में 8,729 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 80,426 एक्टिव केस हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में इलाज के बाद अब तक 1,04,354 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 5,619 नए केस सामने आए हैं, जबकि 100 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब राज्य में 1,51,449 कोरोना मरीज हैं। हालांकि इनमें 73,957 एक्टिव केस हैं और 74,679 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा 2,804 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में यहां पर 1,076 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार कम हो रही है और नए मरीज भी कम आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी में इस समय 10,072 एक्टिव केस हैं, जबकि
1,26,116 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले दिन 890 मरीज ठीक हुए और वहीं अगर कुल मरीजों की बात करें तो राजधानी में अब तक 1,40,232 लोग वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में यहां 1,076 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। और वहीं अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बीते दिन 4,078 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। और नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,388 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 41,973। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 2,816 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 61 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है और इसके अलावा 2,078 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 83,800 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 58,962 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 1,846 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है और अब राज्य में सक्रिय मामले 22,992। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां पर 24 घंटे में 2,012 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह से राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 70,958 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 576 के पार पहुंच गया है। और इसके अलावा अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात की जाए तो 24 घंटे में 1,139 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा 50,814 पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बुधवार को इलाज के दौरान 13 संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 2,701 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अब तक 369 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 64,732 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 42,370 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64% से ऊपर पहुंच गई है। बीते दिन राज्य में 1,610 मरीज ठीक हुए। वहीं इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो असम में एक दिन में 2,284 केस सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल केस 50,446 हैं, जिनमें से 14,429 एक्टिव केस हैं। और इसी तरह से राजस्थान में एक दिन में 1,166 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 47,845 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 745 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात की जाए तो अब तक 33,849 मरीज ठीक हो चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर डिपार्टमेंट में विजिलेंस यूनिट के 3 अफसर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन 3 अफसरों में दिशा पाटनी के पिता भी शामिल हैं और एडिशनल सीएम अशोक कुमार ने बुधवार को जगदीश पाटनी और बाकी के 2 ऑफिसरों को कोरोना होने की जानकारी दी। इसके साथ ही एडिशनल सीएमओ ने यह भी बताया है कि जोनल चीफ इंजीनियर ऑफिसर को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है और ये तीनों अधिकारी ट्रांसफार्मर स्कैम की जांच कर रहे थे। दरअसल दिशा पाटनी के पिता यूपी पावर डिपार्टमेंट की विजिलेंस यूनिट में डिप्टी एसपी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची रिम्स के डायरेक्टर बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है और चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए शिफ्ट किया गया है। मैं बता दें कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को रिम्स के डायरेक्टर के लिए नामित एक अकेली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं और वो दिसंबर 2017 से रिम्स के निजी वार्ड में थे। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लालू यादव की देखभाल कर रहे डॉक्टर ने रिम्स प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उनसे लालू को कोरोना संक्रमण से बचाने का अनुरोध किया गया था। हरियाणा के हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह को बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का सामना करना पड़ा और मंत्री के आने की खबर पर बर्खास्त पीटीआई अपनी बहाली की मांग को लेकर के रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीटीआई शिक्षक रेस्ट हाउस के सामने ही बैठ गए और जब मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे
वो पीटीआई की बात सुनने के लिए वहां पर रुके और जब वो सबके सामने अपनी बात रखने लगे, लेकिन इस दौरान एक बर्खास्त पीटीआई ने उनसे तीखे लहजे में बात की। वहीं हरियाणा शारीरिक शिक्षा संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह ने कहा कि मंत्री रणजीत सिंह 1983 पीटीआई परिवारों को संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसके चलते उनका आंदोलन अब जारी रहेगा जब तक सभी बर्खास्त पीटीआई को नौकरी बहाल नहीं की जाती। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार कई घंटों तक कर्नाटक में बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही मौसम विभाग की गतिविधियां अगले कई घंटों में बिहार और झारखंड के मौसम पर भी असर डालने वाली हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मानसून ट्रफ के सक्रिय होने की संभावना है और ये सामान्य स्थिति में रहेगा और केंद्रीय भागों सहित कोर मानसून क्षेत्र में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण को लेकर के पूरे देश में जश्न मनाया गया और बुधवार की शाम मानो दिवाली से कम नहीं रही और ऐसे में हरियाणा के अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने अपने साथियों के साथ बुधवार को पूरे परिधान में बाइक्स पर रैली निकाली और शहर भर में घूमने के बाद भगवान वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर पटाखे जलाए और दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी देश को मंदिर निर्माण की बधाई दी है और इसको लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए रतन लाल कटारिया ने कहा है कि यह मुद्दा कांग्रेस के गले में हड्डी की तरह फंस गया है और कटारिया ने यह भी कहा है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाकर राम नाम की कहानी को झूठ कहती रही और अब जब मुहूर्त हुआ तो प्रियंका भी बोल रही है उनके पिता ने राम मंदिर का पहले ही शिलान्यास कर दिया था। वहीं एमएलए असीम गोयल ने भी देशवासियों को मंदिर निर्माण की बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर राजस्थान के कई हिस्सों में पूजा पाठ का आयोजन किया गया और इस मौके पर राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि हमारा सपना साकार हो रहा है। उन्होंने पूजा अर्चना भी की। यूपी के बांदा में प्रेमी युगल को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जहां पर लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालत में देखते हुए दोनों को आग के हवाले कर दिया और जिसके चलते प्रेमी युगल गंभीर रूप से झुलस गया। जैसे यह घटना की जानकारी प्रेमी युवक के परिजनों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसकी मौत हो गई और वहीं युवती की भी मौत हो गई। घटना के बाद से गाँव में दहशत का माहौल है और वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम रांका में पुलिस ने गांजे की खेती कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक गांजे की खेती करता है। आरोपी का नाम मोहन लाल यादव बताया जा रहा है। आरोपी ने अपने ही घर की बेड़े में गांजे की खेती कर रखी थी और जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लगभग 200 गांजे के पौधे भी बरामद किए हैं। यूपी के ललितपुर जिले के पाली तहसील में जन साहस सोशल डेवलपमेंट संस्था के जरिए गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों को खाद्यान्न वितरित किया गया और संस्था ने सीधे लाभार्थी का चयन करके दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री, आटा, चावल, तेल, नमक, चीनी, दाल, तेल, साबुन जैसा सामान उपलब्ध करवाया। और इस कड़ी में संस्था का कहना है कि अभी तक लगभग 300 लोगों को खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान निःशुल्क दिया जा रहा है। चलिए एनबी सुपरफास्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।